सभी के जहन में सवाल आ रहा है, विपक्षी एकजुटता का मंच सज रहा है पटना में, लेकिन यहां होने क्या वाला है? क्या किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी? क्या सीटों के बंटवारे पर बात हो जाएगी? कौन सी पार्टी किसके साथ आएगी? केजरीवाल जो अध्यादेश का विरोध करने की बात सबसे कह रहे हैं, बाकायदा चिट्ठी लिख चुके हैं, उस पर कोई चर्चा होगी? बहुत सी बातें हैं। इसका कन्वीनर कौन होगा, कौन चेहरा होगा, बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं। एक तो होगा क्या, और क्या ये विपक्षी एकजुटता का मंच कहीं से भी सफल दिखाई दे रहा है? इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसकी संभावनाएं क्या हैं 2024 में? जैसे बहुत से सवाल आपके जहन में होंगे, जिनका जवाब आपको वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी देंगे। सुमित जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। पहला सवाल तो यही कि ये जो जुटान हो रहा है, ये क्या सांकेतिक है, या यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब देना आसान काम नहीं है प्रवीण। अमूमन हमने देखा, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब किसी के विरोध के नाम पर पार्टियां एकजुट होती हैं अलग अलग विचारधाराओं की, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। उसमें ग्लू बहुत हल्का होता है, गोंद बहुत हल्की होती है। तो ये कह देना कि इसके बाद वो बिखर जाएंगे या नहीं होंगे, मुझे अभी ऐसा लगता है अभी ये पहला मौका है। और इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार की तारीफ़ करना चाहूँगा, बिहार के मुख्यमंत्री की, कि उन्होंने ये अपने कंधे पे जिम्मा उठाया कि वो जितनी भी गैर भाजपाई पार्टी हैं वो सबसे मिले। इनफैक्ट उन पार्टियों से भी मिले, मैं बीजू जनता दल की बात कर रहा हूँ, नवीन पटनायक की, जो चोरी छुपे या पीछे कदमों से बीजेपी की मदद संसद में करती रही है, क्योंकि वो एनडीए का पार्ट भी रही, वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रहे नवीन बाबू। उनसे भी मिलने गए नीतीश कुमार, उनको भी समझाने गए कि इस मंच पे आपकी ज़रूरत है, आप आइए। केसीआर से मिले, उनको भी कहा कि इस मंच पे आइए। तो सबको कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी गैर भाजपाई पार्टियां हैं सब एक साथ एक जगह पर आ जाएं। और ये आइडिया ममता बनर्जी का था। जब वो ममता दीदी से मिले कलकत्ता जाके, तो उन्होंने कहा कि भाई आप सबसे मिल रहे हैं, ठीक बात है, पर एक जगह पर सबको इकट्ठा तो करिए, और वो जगह पटना क्यों नहीं हो सकती है? तो ममता बनर्जी के उस आइडिया पर ये जो विपक्ष की बैठक हो रही है, जो कल होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें हैं, मैं ये मान के चल रहा था कि कोई रैली होगी, कोई ताकत दिखाई जाएगी, सब पार्टी अपने लोगों को उतारेंगी, पर रैली नहीं है। ये बंद कमरे में होने वाली बैठक है। और जो जानकारी मिल रही है कि अगर सब कुछ सफल रहा बैठक में, जैसा कि नीतीश कुमार या मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं, तो बैठक के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें जितनी पार्टियां हैं, करीब 15, 17, 20 पार्टियां तक भी हो सकती हैं, ये सब नेता एक साथ बैठकर आधे पौने घंटे तक जनता के प्रेस के सवालों के जवाब दे सकते हैं। एक तरीके से केजरीवाल जी ने हिदायत दे दी, चेतावनी दे दी। हाँ, उनका ये कहना है कि भैया पहले अध्यादेश पर स्पष्ट करें अपना रुख, और बात सही भी है, उनको भी ज़रूरत है। और केजरीवाल जो है, उनका चेहरा राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है, तो विपक्षी एकजुटता को उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सरप्राइजिंगली कुछ लोग ना आए, कुछ लोग आएँ, कुछ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दें? और ये एक ऐसा मंच है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव को भेजने का मतलब ये होगा कि बहुत गंभीरता से। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया प्रवीण जी। रिप्रेजेंटेटिव के भेजने से काम नहीं चलेगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव को भेजना होता तो कांग्रेस पार्टी 11 जून की बैठक में भेज रही थी ना। पहले जयराम रमेश ने कहा था कि हमारा बंदा चला जाएगा। राहुल गांधी ने, जैसे कि आदेश रावल ने खबरों के खिलाड़ी में बताया, वरिष्ठ पत्रकार ने जो कांग्रेस बीट खबर करते हैं, कि राहुल गांधी ने खुद फोन करके कहा विदेश से कि भाई इस बैठक को आगे बढ़ाइए, मैं खुद आना चाहता हूं, अध्यक्ष भी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। तो राहुल गांधी की रिक्वेस्ट पर 11 जून वाली बैठक 23 जून को मुलतवी की गई। और पूरा का पूरा जो सबने कंसेंट दे रखा था, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, उन सबसे नीतीश कुमार ने दोबारा बात की और कहा कि नहीं, हम सबको एक साथ दिखना जरूरी है, आप एक साथ आइए। तो ये करो या मरो की लड़ाई है विपक्ष के लिए भी। और अगर ये इस बार एकजुट नहीं होते हैं, इस बार साथ साथ नहीं आते हैं, तो ये लोग भी जानते हैं कि फिर 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार होगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, और इन सबका राजनीतिक करियर आप देखिए ना। नीतीश कुमार की उम्र करीब 75 साल हो रही है, शरद पवार की उम्र 82 साल के आसपास है, ममता बनर्जी भी 70 साल के आसपास पहुंच चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे 82 साल के आसपास हैं। जितने भी ये नेता हैं, एक्सेप्ट राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सब लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि ये शायद उनका आखिरी चुनाव हो 2024 का। और इस चुनाव में अगर वो दम नहीं लगाएंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे, तो जाहिर तौर पर उनके लिए बीजेपी को मात देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब एक साथ एकजुट हो रहे हैं। जो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो इस बैठक से निकलकर आनी चाहिए, जो एज अ राजनीति का छात्र होने के नाते मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रवीण, वो ये कि हमको वहाँ से कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पता चले, कोई एक एजेंडा सामने निकल कर आए जो बीजेपी के एजेंडे के सामने या एनडीए के एजेंडे के सामने ये तमाम गठबंधन के लोग रख सकें, जिसके बिना पर वोट मांग ये मुझे इसमें सुमित जी मैं कुछ
ऐड भी करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मुद्दे तो इन लोगों के क्लियर हैं। हम तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये बीजेपी के खिलाफ लामबंद दिखाई देते हैं। असली बात तो वहीं अटकती है जो ममता बनर्जी कह चुकी हैं, सभी राजनीतिक दल लगभग कह रहे हैं हमें अपनी जगह पर लड़ने दो। ये कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? सीटों का बंटवारा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपनी जगह है, लेकिन सीटों का बंटवारा जो है वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। और मुझे नहीं लगता है ये थोड़ा जल्दबाजी होगी कि अभी कोई बात इस पर हो पाए। प्रवीण, एक एनालिसिस किया है एक एजेंसी ने, पॉलिटिकल कीड़ा नाम है उनका ट्विटर हैंडल पे, और उनका एनालिसिस बड़ा शानदार है। अगर आप देखेंगे उसके मुताबिक, मैं उनके उसके मुताबिक बोल रहा हूँ कि ऐसे आप अब राज्य गिनिए। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई रहती है, राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, ये 4-5 कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है। जेडीएस को मैं बहुत ही छोटा उसके स्केल पे मानता हूँ ये, और उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास करीब 150 के आसपास सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। अगर इन 150 सीटों पर कांग्रेस को लड़ने की इजाज़त बाकायदा विपक्ष दे देता है कि आप अपना कैंडिडेट उतारिए, हम अपने लोग नहीं उतारेंगे, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के ऊपर ये दबाव बनेगा कि वो ममता बनर्जी के साथ जब टाई अप करें तो बंगाल में जिद ना करें, वो जब स्टालिन के साथ टाई अप करें तो तमिलनाडु में जिद ना करें, जब वो आम आदमी पार्टी के साथ टाई अप करें तो उनकी बातों को जगह दें। अगर ये खुला हाथ कांग्रेस पार्टी को ये तमाम पार्टियां दे देती हैं, तो जो बात खबरों के खिलाड़ी में तमाम एक्सपर्ट ने बोली कि करीब 450 सीटें आइडेंटिफाई कर ली गई हैं जहां पर एक कैंडिडेट होगा। करीब हमारे मतलब अगर आप 543 में से 450 सीटों पर एक ही कैंडिडेट है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, तो केवल 100 ही सीटें तो ऐसी होंगी जहां पे टसल होगी। तो 100 सीटों की टसल से ज़्यादा बेहतर है कि 450 पर एक राय बन जाए। और ये अगर फॉर्मूला तैयार हो जाता है, जो कि जिस पर काम इस बैठक में होने वाला है, इस बंद कमरे में होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये डिफाइनिंग मोमेंट हो जाएगा भारतीय राजनीति के लिए। इसका मतलब ये नहीं है प्रवीण, मैं फिर से क्लियर कर दूं, कि आप बीजेपी को हरा पाएंगे। इसका मतलब ये कि आप बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं। और अभी जो आज जो पटना से खबरें आई है ना, पोस्टर वॉर शुरू हो गया। पटना में एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने पोस्टर लगा दिया जिसमें उसने नीतीश कुमार को कह दिया कि बीजेपी का एजेंट है, और आपकी उसकी अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है। ऐसे ही बीजेपी का पोस्टर लग गया कि ये तो ठगबंधन है, महाठगबंधन के पोस्टर लगे हुए हैं। तो इस गठबंधन को, इस महागठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी के जो साथ के लोग हैं उन्होंने अपनी काम करने शुरू कर दिए हैं। तो इस गठबंधन को एक साल तक बरकरार रखना इन विपक्षी की 18-20 पार्टियों के लिए बहुत कठिन बड़ा काम होने वाला है। आप शायद खबरों के खिलाड़ी से पंकज शर्मा जी की उस बात को भी कोट करना चाह रहे थे जो कि उन्होंने पहले ही इस बारे में इशारा कर दिया था। उसको कैसे आप एनालाइज करेंगे? उनकी टिप्पणी ये थी, मैं आपको भी बता दूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज शर्मा, उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि ये जो भी सुगबुगाहट चल रही है इस पर बीजेपी बिल्कुल शांत है, उनकी अपनी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ये उनकी निजी टिप्पणी थी, लेकिन फिर भी इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? प्रवीण, पंकज शर्मा जी का टिल्ट हमको पता है, वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ रहकर बात करते हैं, तो उन्होंने वही बात की जो कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन को जो सूट करेगी, पसंद करेगी। लेकिन आज जब पोस्टर लगा, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता का पोस्टर है जिसने बड़ी सी फोटो लगा दी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की लुधियाना रैली वाली, एनडीए की रैली जब जो हुई थी, जिसमें उन्होंने उसका हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया था, उस फाइल फोटो के जरिए वो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का ये कह रहा है कि ये तो बीजेपी के एजेंट है, इनका भरोसा मत। हालांकि बाद में कह दिया गया कि शरारती तत्वों का काम है, इसको फिर पार्टी के ऑफिशियल जो संयोजक है बिहार का, उनकी तरफ से बयान आया कि भाई ये शरारती तत्वों ने ऐसा किया है। पर ये हो क्यों रहा है? हमको इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो कल बयान दिया, जो शर्त रख दी कि भाई दिल्ली पे ऑर्डिनेंस जो आया है उस पर कांग्रेस पार्टी का रुख साफ होना चाहिए। विपक्ष की तमाम पार्टियों को कहना चाहिए कि पहले हम उस पर बात करेंगे, कांग्रेस रुख साफ करे, तब हम आगे की बात करेंगे। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये शर्त लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, और ऐसी ही शर्तें अगर ममता बनर्जी ने या स्टालिन ने या और पार्टियों ने पश्चिम बंगाल आकर नहीं लड़ोगे, आप सीटें छोड़ तो गठबंधन किस काम का होगा? ये गठबंधन तभी चल सकता है जब हर आदमी समझौता करने को, त्याग करने को तैयार हो। सारे लोगों को तमाम चुनौतियों, तमाम विरोधों के बावजूद एक मंच पर ले आए। मायावती को क्या परेशानी है या मायावती से क्या परेशानी है? हालांकि मैंने उनके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई है। मायावती जो है वो खुद अपनी तरफ से ये कह रही हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलते रहना चाहिए, यही कहावत दिखाई दे रही है। वो एक तंज कसती हुई दिखाई दी है। मायावती ये भी कह रही हैं कि आप उत्तर प्रदेश को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो वो जब ये कह रही हैं, हालांकि अखिलेश यादव हैं वहाँ पर, लेकिन जब वो ये कह रही हैं तो वो ये कह रही हैं कि मुझे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, या इशारों में वो ये कहना चाह रही हैं कि इसके ऊपर कुछ
आपको लगता है ऐसा कुछ प्रयोग हो सकता है? बिहार में जो प्रयोग चल रहा है इस वक्त वो सरकार चलाने के लिए, हालांकि सब एक खेमे में बैठे ही हुए हैं क्योंकि सरकार चल रही है, सारे के सारे वहां पे बैठे हुए हैं। क्या कोई महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र भी यही स्थिति है लगभग। लेकिन क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति बन सकती है? क्योंकि यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इस बार एक आएगी, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। जितना बिल्कुल, बहुत बहुत मुश्किल है। और आपने यू आंसर्ड मेरे सवाल जवाब आप ही ने दे दिया। अखिलेश और मायावती मतलब बुआ भतीजा एक साथ आएंगे, ये असंभव सी स्थिति आज की डेट में। पर आपने जो सवाल पूछा मायावती क्या करेंगी, मायावती के कोऑर्डिनेटर्स की कल परसों एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उसमें कुछ लोगों ने, जो पश्चिमी यूपी के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनमें से कुछ विधायकों ने, कुछ ऑफिस बेयरर्स ने इस बात को कहा है कि इस इलाके में बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पश्चिमी यूपी मतलब वही जाट बेल्ट की बात कर रहा हूँ, जो पूरा ये पहलवानों का जो आंदोलन चला, किसानों का जो आंदोलन चला, इन जगहों पर अगर हम एक हो जाते हैं, हमारे पास अगर चौधरी चरण सिंह की पार्टी या अजीत सिंह की पार्टी या जयंत चौधरी की पार्टी और कांग्रेस इस वक्त देश में एक ऐसा ताकत बनकर उभरी है कर्नाटक के बाद कि उसको मुसलमान उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो जो पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के सारे राजनीति करती हैं प्रवीण, उनको भी इस बात की चिंता है कि कांग्रेस अगर उनकी सीट पर लड़ी तो कांग्रेस जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, तो वो मुस्लिम वोट जो है अगर कांग्रेस के खाते में चला गया तो हम चुनाव हार सकते हैं। तो उसी बेसिस पर बीएसपी के कुछ नेता चाहते हैं कि कांग्रेस, बीएसपी और जयंत चौधरी आरएलडी इस कॉम्बिनेशन को मिलाकर भी चुनाव लड़ना चाहिए। दलित मुस्लिम जो वो शुरुआत से विधानसभा चुनाव के बाद से कह रही तो हो सकता है कि पटना की रैली के मंच पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ दिखाई दे, मायावती नहीं दिखाई दे, जयंत चौधरी नहीं जा रहे हैं। आप देखिएगा उस मीटिंग में जयंत चौधरी ने आज चिट्ठी लिखकर मना कर दिया कि पारिवारिक वजहों से मेरा कोई कार्यक्रम है, इसलिए नहीं आ रहा हूं। जयंत चौधरी को इन्वाइट किया गया था, तो जयंत चौधरी ने क्यों दूरी बनाई? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जयंत की और मायावती के बीच आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है, और आगे जाके अगर अखिलेश और कांग्रेस के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो ये बहुत चांसेस हैं कि जो कांग्रेस यूपी में खत्म पार्टी है उसके दोनों हाथ में लड्डू होंगे। उसके हाथ में मायावती भी होगी, उसके हाथ में अखिलेश यादव भी होंगे। तो ये कांग्रेस को चूज करना पड़ेगा, वो कहाँ करे। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा भी था प्रवीण, मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते दिन पहले की बात है, कि कांग्रेस पार्टी के पास जब मायावती और जयंत चौधरी एक साथ जुड़ जाएंगे तो सोचिए अगर 3 ताकतें लड़ रही हैं, बीजेपी, सपा और ये अलायंस, बसपा और कांग्रेस और आरएलडी का, ऐसे में अगर आरएलडी और ये अलायंस और सपा के बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इन सीटों पर आप पश्चिम में लड़िए, इन सीटों पर हम पूरब में लड़ते हैं, और बीजेपी के सामने आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी कम से कम 10-15 सीटें ही होंगी जहां पर मायावती लड़ना चाहेंगी पूरब में जाके या अखिलेश लड़ना चाहेंगे ईस्ट में, वेस्ट में आके। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल बड़ी हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आजमगढ़ का। आजमगढ़ में जो लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें निरहुआ को पिछली बार से कम वोट मिले, फिर भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि गुड्डू जमाली बसपा के उतने 2.5 लाख के करीब वोट जो है उनका भी मार्जिन अच्छा खासा ले गए। पिछली बार जब अखिलेश लड़े थे, निरहुआ जब इनके खिलाफ थे, उनको वोट अच्छे मिले थे, लेकिन फिर भी अखिलेश का मार्जिन बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था। ये अंडरस्टैंडिंग कई बार बनती रही है, और उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सबसे दिलचस्प पहलू है जो इस एनालिसिस में सुमित जी ने रखा है। तो हो सकता है कि ये जो बैठक हो रही है इसमें ऐसी कोई बातचीत भी हो सकती है कि हम अगर बहुत खुलकर साथ में नहीं है, दिल मिले ना मिले, सीटों पर समीकरण मिल जाना चाहिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि हमको बीजेपी को हराना, वो कैसे भी हराना, साम दाम दंड भेद। जहां पर मेरे पास खोने को कुछ नहीं है वहां पर आपको समर्थन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, और अगर जहां पर मेरी ताकत ज्यादा दिखती है आपको भी उतना ही खुलकर सामने आना चाहिए। इस तरह की कोई एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूं, याद आ गया मुझे प्रवीण, शायद आपके दर्शकों को भी पसंद आए। ये भी चर्चा बहुत चल रही है इस महागठबंधन की बैठक के पहले कि नीतीश कुमार, जो कि इस पूरे गठबंधन के खेवनहार बने हुए हैं, जिनकी नाव में सब लोग सवार हैं, वो नीतीश कुमार इस बार जो चुनाव लड़े वो बिहार पे तो एक सीट पे लड़े ही लड़े, वो यूपी से भी लड़े, और वो यूपी की सीट कुर्मी बहुल हो, यानी उसी बनारस के आसपास की हो जहां से सो कॉल्ड अतीक अहमद आता था। जहां पे मैं सीट का नाम भी ले लेता हूं, वो सीट का नाम जिसपे नीतीश कुमार है उनके साथी विचार कर रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू की सीट है, फूलपुर की सीट है। फूलपुर एक कुर्मी बहुल सीट है, और नीतीश कुमार के पूरे चांसेस हैं, अगर ये अलायंस में चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं और अखिलेश यादव मान जाते हैं कि हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, फूलपुर की सीट छोड़ देंगे, तो नीतीश कुमार वहां के लड़ सकते हैं। ये मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, नीतीश कुमार यहाँ के, आप याद करिए मोदी भी गुजरात से निकलकर यूपी में आए थे, तो अगर आप यूपी से चुनाव जीत जाते हैं तो ये संदेश जाता है कि आप देश के नेता बन गए। तो इस कोशिश में नीतीश कुमार और उनकी टीम भी लगी हुई। बहुत, ये सचमुच में बहुत दिलचस्प पहलू है। तो कुल मिलाकर कई बार ऐसा हुआ है कि जब हमने कोई एनालिसिस रखी है तो बाद में बहुत अच्छा लगता है कि उसके पॉइंट्स जो हैं वो चरितार्थ होते हुए भी दिखाई देते हैं।
हैं, वो सामने भी आ जाते हैं। इस एनालिसिस को भी हम आपके सामने दोबारा रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, कल पता लग जाएगा किन किन मुद्दों पर बात हुई, क्या समीकरण बन रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी एकजुटता का ये मंच 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।